दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपेक्षिकता के हिंदी वर्जन का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम वेग की अपेक्षिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम वेग की अपेक्षिकता या आइंस्टीन का वेग योग का नियम, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वेग की अपेक्षिकता या आइंस्टीन का वेग योग का नियम। अब यहां पर हमने दो निर्देश तंत्र दर्शाए हैं। ये निर्देश तंत्र S और ये S डैश में दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गति करता है। यहां बिंदु A पर कोई कण है। इस कण के x, y तथा z दिशा में वेग के घटक क्रमशः ux, uy तथा uz हैं एवं इसी कण के निर्देश तंत्र S डैश में वेग के घटक x डैश, y डैश तथा z डैश दिशा में क्रमशः ux डैश, uy डैश तथा uz डैश हैं। माना S तथा S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। माना एक कण बिंदु A पर है, जो हमने यहां पर डायग्राम में दिखाया है, तथा यह कण निर्देश तंत्र S डैश में u डैश वेग से गति करता है, जिसके x डैश, y डैश तथा z डैश दिशा में घटक क्रमशः ux डैश, uy डैश तथा uz डैश हैं। तो u डैश क्या आ जाएगा? u डैश इक्वल टू i कैप ux डैश प्लस j कैप uy डैश प्लस k कैप uz डैश। अब यदि हम ux डैश का मान निकालें तो ux डैश इक्वल टू dx डैश बाई dt डैश। इसी प्रकार uy डैश इक्वल टू dy डैश बाई dt डैश तथा uz डैश इक्वल टू dz डैश अपॉन dt डैश होगा। माना x डैश, y डैश, z डैश बिंदु A के निर्देश तंत्र S डैश में आकाश निर्देशांक तथा t डैश इसका समय निर्देशांक है। अब स्थिति पर परिवर्तन की दर वेग होती है, इसीलिए ux डैश का मान dx डैश बाई dt डैश, uy डैश का मान dy डैश बाई dt डैश एवं uz डैश का मान dz डैश अपॉन dt डैश अभी हमने दिखाया था। माना बिंदु A के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z तथा t है तथा यह बिंदु इस निर्देश तंत्र में अर्थात निर्देश तंत्र S में u वेग से गति करता है। तो u क्या हो जाएगा? u इक्वल टू i कैप ux प्लस j कैप uy प्लस k कैप uz। सो वेक्टर u की वैल्यू या सदिश u की वैल्यू ये होगी। अब चूंकि बिंदु A के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z तथा t है, इसलिए ux क्या आ जाएगा? dx बाई dt, uy इक्वल टू dy बाई dt एवं uz इक्वल टू dz बाई dt। जहां ux, uy तथा uz वेग u के क्रमशः x, y तथा z दिशा में निर्देश तंत्र S में घटक हैं। अब उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से
लॉरेंज रूपांतरण हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च कर सकते हो, आपको वहां पर इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। तो उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से x इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। अब निर्देश तंत्र एस डैश केवल x दिशा में गति करता है, y तथा z दिशा में इसकी कोई भी गति नहीं है, इसलिए y तथा z निर्देशक हमारे अपरिवर्तित रहेंगे। सो y इक्वल टू वाई डैश एवं z इक्वल टू जेड डैश। इसी प्रकार t इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से x, y, z तथा t के ये मान होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंशियल करते हैं, इनका अवकलन करते हैं। तो अगर इसका अवकलन करोगे तो dx इक्वल टू गामा इंटू डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश। y का करेंगे सो dy इक्वल टू डी वाई डैश। अगर हम z का अवकलन करें तो dz इक्वल टू डी जेड डैश, तथा यदि हम t का अवकलन करें तो ये क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू गामा इंटू डी टी डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश। तो इन सभी के अवकलन करने से हमें ये मान प्राप्त हुए हैं। अब ux इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यू वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी तथा यू जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी है, तथा dx का मान गामा इंटू डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश था, dy बराबर डी वाई डैश था, dz इक्वल टू डी जेड डैश था एवं dt इक्वल टू गामा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश था। तो अगर हमको ux निकालना है तो हमको dx अपॉन dt करना होगा, अर्थात ux बराबर गामा इंटू डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश डिवाइडेड बाय गामा इंटू डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश। तो जैसे आप dx अपॉन dt करोगे गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा और ux क्या आ जाएगा, ux इक्वल टू डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश डिवाइडेड बाय डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंश तथा हर में डी टी डैश से भाग दे देते हैं। तो जैसे इस समीकरण के अंश तथा हर में आप डी टी डैश से भाग दोगे तो ux क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। परंतु डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश यू एक्स डैश था, इसलिए यहां पर यू एक्स डैश और यहां पर यू एक्स डैश रखें तो यू एक्स क्या आ जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। तो हमारे यू एक्स का मान होगा। इसी प्रकार यदि हम यू वाई का मान ज्ञात करें तो यू वाई बराबर डी वाई बाई डी टी है, अर्थात हमको डी वाई बाई डी टी का भाग देना होगा। सो यू वाई बराबर डी वाई डैश अपॉन गामा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश। तो यू वाई का मान हमें ये प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंश तथा हर में डी टी डैश से भाग दे देते हैं। तो जैसे ही आप डी टी डैश से भाग दोगे यू वाई क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। परंतु डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश यू एक्स डैश होता है एवं डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश यू वाई डैश होता है। गामा का मान 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है और v बाई सी को अगर हम बीटा रखें तो गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश यू वाई डैश है तथा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश यू एक्स डैश है।
तो यू वाई क्या आ जाएगा, यू वाई डैश डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश, एंड गामा की जगह हम 1/√(1 - बीटा स्क्वायर रखें, तो यू वाई क्या आ जाएगा, यू वाई डैश √1 - बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। इसी प्रकार यदि हम यू जेड का मान ज्ञात करें तो यू जेड बराबर डी जेड अपॉन डी टी है, डी जेड का मान डी जेड डैश है तथा डी टी का मान गामा इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश है। तो इसी प्रकार जैसे हमने यू वाई का मान ये निकाला था, यू जेड का मान हमें यू जेड डैश √1 - बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश प्राप्त होगा। यदि कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है तो कण की गति केवल एक्स अक्ष की दिशा में हो तो क्या होगा, यू एक्स डैश इक्वल टू यू डैश, यू वाई डैश इक्वल टू 0 तथा यू जेड डैश इक्वल टू 0, क्योंकि हमने केवल यह माना है कि कण केवल एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, इसलिए इसके y तथा z घटक शून्य होंगे। तो यू एक्स डैश इक्वल टू यू डैश, यू वाई डैश इक्वल टू 0 तथा यू जेड डैश इक्वल टू 0, इसलिए यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू 0 तथा यू जेड इक्वल टू 0। नाउ यू एक्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास में ये है, तो यू एक्स की वैल्यू यू के बराबर है तो यू एक्स को हम यू रख देते हैं, यू एक्स डैश यू डैश है तो यहां पर यू डैश और यहां पर भी यू डैश आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, u इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश। और ये क्या है, यह वेग योग का आपेक्षिक नियम है। तो यह समीकरण वेग योग का आपेक्षिक नियम कहलाता है। यदि वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का मान एक की तुलना में अत्यंत कम हो तो वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन 1, अर्थात इसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए u इक्वल टू यू डैश प्लस वी, u इक्वल टू यू डैश प्लस वी, और इसको हम क्या कहेंगे, यह हमारा गैलीलियन परिणाम है। यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो, अर्थात यू डैश का मान c के तुलनात्मक हो, तो उस अवस्था में यू डैश को हम c कर देते हैं, सो u इक्वल टू सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर सी, तो c से एक c कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर अगर हम c एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस वी अपॉन सी, और ये हो गया c प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। अब यहां पर c एलसीएम ले लो, तो जैसे आप c एलसीएम लोगे नीचे हो जाएगा c प्लस वी अपॉन सी, और ऊपर हमारा c प्लस वी है तो c प्लस वी से c प्लस वी कैंसिल हो जाएगा और ये c हमारा अंश में चला जाएगा, तो u का मान भी लगभग c के बराबर होगा, सो u इक्वल टू c। तो यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो, अर्थात u डैश का मान लगभग c के बराबर हो, तो u का मान भी c के बराबर होगा। इस प्रकार यदि कोई कण किसी एक निर्दिष्ट तंत्र में प्रकाश के वेग से गति करता है तो वह सभी निर्दिष्ट तंत्र में इसी वेग से गति करेगा तथा इसका मान निर्दिष्ट तंत्र के आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। अतः प्रकाश का वेग परम नियतांक होता है तथा यह निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे कोई भी निर्देश तंत्र हो, प्रकाश का वेग सदैव c के बराबर होगा तथा c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है।
अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सिद्ध करो कि प्रकाश का वेग प्रकृति में प्राप्त किया जाने वाला सर्वाधिक प्राप्य वेग है। माना एक कण निर्दिष्ट s' में c-a वेग से गति करता है तथा यह निर्देश तंत्र s के सापेक्ष c-b वेग से गति करता है। तो कण का वेग निर्देश तंत्र s' में c-a है तथा निर्देश तंत्र s' के सापेक्ष c-b वेग से गति करता है। इसलिए u' इक्वल टू c-a तथा v बराबर c-b। अब फॉर्मूला हमारे पास में था u इक्वल टू u' प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू u'। तो अब v की जगह c-b एंड u' की जगह c-a रखो तो u क्या आ जाएगा? u इक्वल टू c-a प्लस c-b अपॉन 1 प्लस c-b इंटू c-a अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2c माइनस a प्लस b। सो 2c माइनस a प्लस b, और यहां पर हम c स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे आप c स्क्वायर एलसीएम लोगे ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस c माइनस b इंटू c माइनस a अपॉन सी स्क्वायर। सो अगर हम इसको खोलें तो ये होगा c स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू सी प्लस ए बी। तो ये हमारा c स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू सी प्लस ए बी आ गया है, और एलसीएम से यहां पर एक c स्क्वायर आया था। तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ट्वाइस c स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू सी ए बी अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास में है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो c स्क्वायर है एक c से इन सबको डिवाइड कर देते हैं, और एक जो c बचेगा उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो चाहे तो हम यहां पर केवल c एलसीएम लेते और एक c को एज इट इज छोड़ देते, तो हमको जो मिलता उसी को हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो जैसे आपने एक c से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2c माइनस a प्लस b प्लस ए बी बाई सी। तो 2c माइनस a प्लस b प्लस ए बी बाई सी, और एक जो हमारा c बचा हुआ है उसको हमने अंश में भेज दिया है तो इंटू सी। नाउ ये समीकरण अभी हमने निकाला है। अब ए बी अपॉन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो चूंकि ए बी बाई सी का मान 0 से अधिक है अतः स्पष्ट है कि 2c माइनस ए प्लस बी का मान 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी से कम होगा। तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है। इसका मतलब ये जो मान आएगा वो सदैव 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। अब 2c माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई सी का मान 2c माइनस ए प्लस बी से ज्यादा है, सो u इज लेस देन c। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है इसलिए ये वैल्यू हमारी 1 से कम होगी, सो u इज लेस देन c। इस प्रकार दो वेग जिनका मान पृथक रूप से c से कम है, क्योंकि हमने कण का वेग c माइनस ए माना है और निर्देश तंत्र का वेग c माइनस बी माना है, तो दोनों के वेग c से कम थे। इस प्रकार दो वेग जिनका मान पृथक रूप से c से कम है का संयोजन कभी भी c से अधिक नहीं हो सकता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि कण का वेग c के बराबर है तथा निर्देश तंत्र s' का वेग भी c के बराबर है, अर्थात कण एवं निर्देश तंत्र दोनों प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो यदि u' इक्वल टू v इक्वल टू सी, तो यहां पर हम चेक करते हैं कि वेग योग के नियम से क्या इस अवस्था में भी u का मान c से अधिक प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। तो u के लिए फॉर्मूला ये था
अब यहां पर हम u डैश की जगह c एंड v की जगह भी c रखते हैं, तो c प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस c इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। तो u इक्वल टू c प्लस सी अपॉन 1 प्लस c इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये भी सी स्क्वायर और ये भी सी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 है, और ऊपर रहेगा 2c। तो u बराबर 2c अपॉन 2। तो u बराबर 2c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो u का मान c के बराबर होगा। सो u इक्वल टू c। तो निर्देश तंत्र हमारा प्रकाश के वेग से गति कर रहा था, और कण भी हमारा प्रकाश के वेग से गति करता है। अब इस अवस्था में भी यदि हम वेग योग का नियम लेते हैं, तो उस अवस्था में भी u का मान c के बराबर होता है, अर्थात किसी भी अवस्था में हम प्रकाश के वेग से अधिक वेग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश का वेग प्रकृति में प्राप्त किया जाने वाला सर्वाधिक वेग है। तो यहां पर हम हिंदी वाला ये लेक्चर हमारा ऐड करते हैं। यहां पर हमने वेग की आपेक्षिकता के बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।